गाइस वेलकम बैक आवर चैनल पार्ट वन। आज डिस्कस करेंगे जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट वन। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको प्लीज़, अगर नए हो हमारे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और साथ ही साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिस्कस करेंगे जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई का। तो सीबीएसई हो या फिर कोई सारे बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो कि राष्ट्रवाद है क्या चीज़। ठीक है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रवाद है क्या चीज़ है। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद यानी कहूँ तो सिंपल वर्ड में अपने देश के कुछ कुछ परिवर्तन लाने का सोचना या फिर विचार करना अपने देश के प्रति। ठीक है, तो हम यूरोप में बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें इस चैप्टर में किस देश के लिए पढ़ना पड़ेगा? यूरोप, पूरा यूरोप के लिए। जो लोग नागरिक थे अपने देश के प्रति जितना उन्होंने सोचा था, परिवर्तन किया, वो परिवर्तन लाए, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर दूँ तो जैसे ये कोई मान लो कोई राज्य है, ठीक है, कोई गांव है, विलेज है, तो विलेज में पानी की कोई कमी है। ठीक है, पानी की कोई कमी है, तो ये जो पीपल है, ये कोई लोग है, ठीक है, ये लोग जो है ये सोच रहा है क्यों ना मैं इस विलेज में कुछ पानी का अच्छा प्रबंध कर दूँ। ठीक है, तो इसमें जो ये सोचा और धारने के लिए सोचा और कुछ परिवर्तन लाने के लिए सोचा अपने राज्य या देश के प्रति, तो इसके मन के प्रति को इसको क्या कह दिया? राष्ट्रवाद। ठीक है, इसको क्या कह दिया? राष्ट्रवाद। वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारा जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे ये हमारा देश है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया की बात है वो बोल रहा हूँ मैं। जैसे मोदी जी है, अभी जो कोरोना वायरस आया है, ठीक है, कोरोना वायरस में फर्स्ट टाइम तो कोरोना वायरस आया, दूसरा टाइम इन्होंने क्या सोचा, मैं अपने देश के प्रति जो बीमारी फैल रहा है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया गया, 22 मार्च को लॉकडाउन कर दिया गया अपने देश को। ठीक है, क्या कर दिया गया, पूरा इंडिया को क्या कर दिया, पूरा लॉकडाउन में भर दिया। तो ये क्या हुआ, एक क्या है, राष्ट्रवाद है। यानी कि इन्होंने अपने देश के लिए कुछ सोचा, यानी कि कुछ परिवर्तन लाने के लिए सोचा। तो ये जो कि पूरा राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक में, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये चैप्टर का नाम मतलब जानना जरूरी है। ठीक है, यानी कि यूरोप तो एक देश है। ठीक है, ये तो आपने जान लिया, और राष्ट्रवाद भी जान लिया क्या होता है। और उदय यानी कि शुरुआत, यानी कि अपने जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे शुरू हुआ, मतलब उनका जो राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, वो आज डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये हम बात कर रहे थे जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो कि वो उदय है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, जहाँ जब कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ये जो था, इसमें निरकुश राजा का शासन था इस दौरान। ठीक है, अब इसका नाम था लुईस ओल्वा। ठीक है, जो कि 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट जो मैंने लिखा है, नोट किया है, उसी को अगर लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट था निरकुश राजा का शासन था। ठीक है, निरकुश राजा का शासन था लुईस ओल्वा का। दूसरा पॉइंट है, इसमें राजतंत्र से हटकर प्रजातंत्र के पास आ गई थी, है ना। इसमें जो कि राजतंत्र से हटकर प्रजातंत्र के पास आ गई थी, यानी कि राजतंत्र, यानी कि जो पहले निरकुश राजा राज करता था वो मर गया, फांसी दे दिया गया। कौन दे दिया गया? जो प्रजा लोग थे। ठीक है, जो फ्रांसिस क्रांति क्यों हुई? क्योंकि जो नागरिक थे उनको, मतलब उनका जो हक था उनको नहीं मिल पाता था, इसलिए उन्होंने अपना लड़ाई किया। किसके खिलाफ? निरकुश राजा के खिलाफ, जो कि लुईस ओल्वा। उनको फिर फांसी दे दिया गया। इसी के दौरान जो कि फ्रांस क्रांति की स्टार्ट होती है, शुरुआत। ठीक है, और इसमें जो निरकुश राजा का शासन था पहले, वो हटकर प्रजातंत्र के पास आ गया। किसके पास? प्रजातंत्र के पास। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एक नया तिरंगा चुना गया। जो पहले जो तिरंगा, जैसे हमारे में तिरंगा क्या है, जो रेड, ग्रीन है, ऑरेंज है और वाइट है ना, तो वैसे ही उनका भी जो तिरंगा था वो चेंज हो गया। ठीक है, जो पहले था उससे चेंज हो गया, नया तिरंगा बन गया। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है हमारा, नया कानून बना गया यार। उनमें जो कानून था पहले, जो निरकुश राजा ने बनाया था कानून, उनको हटा दिया गया, फिर नया कानून बनाया। ठीक है,
फिर पांचवा सबसे बड़ी मेन पॉइंट जो भाषा था उनका, जो भाषा था वो चेंज करके फ्रेंच भाषा कर दिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ये बस इतना अगर आप लिख दोगे ना आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हो गया था, प्रजातंत्र राजतंत्र हटकर प्रजातंत्र के पास तो आ गई थी, पर उसके बाद 1789 के बाद नेपोलियन का आना हुआ, यानी कि आगमन हुआ, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपना हक लेने का अधिकार लिया इसने। क्या किया इसने? पहला पॉइंट आया, पहला पॉइंट जो कि राजतंत्र को लाके प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि प्रजा का जितना अधिकार था उसको नष्ट कर दिया गया, राजतंत्र को फिर से ले आया है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जो कि भाषा था फ्रेंच लैंग्वेज उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, जो फ्रेंच भाषा था उनको चेंज नहीं किया। तीसरा है जो कि कानूनों के सामने सबको बराबर हक दिया, यानी कि कानूनों के सामने, यानी कि जो कानून थे उनके जो पुलिस लोगों के सामने, उनके सामने सब लोगों को समानता अधिकार मिला। ठीक है दोस्तों, और चौथा पॉइंट जो किसानों को अपना भूमि दिलाया है। ठीक है, जो किसानों थे, गरीब जो किसान थे, अपना पहल जो निरंकुश सरकार ने हक ले लिया था उनको भूमि दिलाया, ज़मीन दिलाया कह सकते हो। अगर और एक पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो ये भी ऐड कर सकते हो, जो वोट देने का अधिकार थे वो प्राप्त नहीं थे। सिर्फ 18 से जो एज थी 18 साल के जो लड़के थे लड़कियां थे उनको हक देने का नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। जब 19-20 साल थे तब दे सकते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये ऐड कर लेना। तो ये आपने देखा कि जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट के लिए अगर आपको चाहते हो और वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है दोस्तों, और मैं ट्राई करूँगा और इसके ऊपर पार्ट 2 भी बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं, बाय।